हिंदखोज डिक्शनरी यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की हुई है जहां पर हम आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए सभी इम्पॉर्टेंट वर्ड्स को कवर कर रहे हैं, उनके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और उनकी एग्जाम्पल्स भी बता रहे हैं। तो आज उसी सीरीज का थर्ड पार्ट है। इससे पहले के 2 पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो मैंने उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ है। आप कमेंट सेक्शन में मुझे इससे रिलेटेड कोई भी अगर आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला वर्ड है डिसएन्चांटेड। डिसएन्चांटेड का यूज एज एन एडजेक्टिव किया जाता है और हिंदी में मीनिंग होता है मोह भंग। इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन होती है डिसअपॉइंटेड बाय समवन और समथिंग प्रीवियसली रिस्पेक्टेड और एडमायर्ड। डिसइल्यूजन, आप अगर किसी की पहले रिस्पेक्ट कर रहे हैं और उससे आप बाद में डिसअपॉइंट हो जाएं, वो कोई ऐसा काम कर दे जिससे आप उससे डिसअपॉइंट हो जाएं, उसकी रिस्पेक्ट पहले की तरह ना करें, तो उसके लिए आप डिसएन्चांटेड वर्ड का यूज करेंगे। हिंदी में हम इसे कहते हैं मोह भंग। इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं डिसअपॉइंटेड, अनडिसीव्ड, सिनिकल या डिसइल्यूजन्ड, और एंटोनिम्स हो सकते हैं हार्टेंड, एन्चांटेड या एनकरेज। आइए इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। Many voters have become disenchanted with the current government. कई मतदाताओं का वर्तमान सरकार से मोह भंग हो गया है। नेक्स्ट वर्ड है क्वर्क। QUIR के क्वर्क प्रोनाउंस किया जाता है और नाउन की तरह यूज होता है। मीनिंग होता है विचित्र व्यवहार। अगर कोई व्यक्ति बहुत अजीबोगरीब बिहेव कर रहा है तो उसके लिए क्वर्क वर्ड का यूज कर सकते हैं। An unusual habit or part of someone's personality or something that is strange and unexpected. Synonyms की बात करते हैं trait, habit, peculiarity और oddity. Oddity वर्ड भी काफ़ी बार पूछा जाता है। एक यूज़र ने मुझे लास्ट वीडियो में कमेंट किया था कि कुछ ऐसा अगर डिफ़िकल्ट सिनोनिम एंटोनिम आता है तो मैं उसको भी हिंदी में समझाऊं। तो यहाँ पर मैंने आपकी सुविधा के लिए उसका हिंदी में मीनिंग लिख दिया है। ऑडिटिटी का मीनिंग भी होता है विशेषता या विचित्रता। एंटोनिम्स हो सकते हैं नॉर्मैलिटी, कन्वेंशनैलिटी या यूनिफॉर्मिटी। जानते हैं इसका सेंटेंस में यूज। वेयरिंग ओनली ब्लैक जैकेट्स इज अतुल्स ऑडेस्ट क्वर्क। केवल काले रंग की जैकेट पहनना अतुल का सबसे विचित्र व्यवहार है। आपने देखा होगा कुछ लोग हमेशा ब्लैक जैकेट पहनते हैं या पहले लेफ्ट लेग आगे रखते हैं। कहीं पर भी अगर अच्छे काम के लिए जाना होता है तो लेफ्ट लेग या राइट लेग आगे रखते हैं। तो इस तरह का जो विचित्र व्यवहार होता है उसके लिए क्वर्क वर्ड का यूज किया जाता है। कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि आप भी कभी है कोई ऐसा क्वर्क। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ जो है whimsical। whimsical का यूज एडजेक्टिव की तरह होता है और मीनिंग होता है सन की। मीनिंग इंग्लिश में देखते हैं एक्टिंग और बिहेविंग इन अ कैप्रिशियस मैनर। इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं वॉलेटाइल, कैप्रिशियस, टेम्परामेंटल या इम्पल्सिव, और एंटोनिम्स हो सकते हैं नॉर्मल, टिपिकल, कॉमन, स्टैंडर्ड। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही एक ही काम में लगा रहता है तो सनकी होता है, झक्की होता है या मनमौजी भी आप कह सकते हैं, तो उसके लिए आप whimsical वर्ड का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट एक्सपेक्ट सच अ मूवी फ्रॉम अ whimsical डायरेक्टर लाइक हिम। मुझे उनके जैसे सनकी निर्देशक से ऐसी फिल्म की उम्मीद नहीं है। अब मैंने लास्ट में कैप्रिशियस वर्ड का यूज मीनिंग नहीं बताया था क्योंकि ये एक ऐसा वर्ड है जो पूछा जाता है। तो यहाँ पर कैप्रिशियस का मीनिंग हम देख रहे हैं एडजेक्टिव की तरह ही यूज होता है सनकी, मनमौजी, चेंजिंग मूड और बिहेवियर सडनली एंड अनएक्सपेक्टेडली। बच्चों को देखा है ना, कभी हंसते हंसते रोने लग जाते हैं, अच्छे से खेल रहे हैं फिर किसी चीज को देखकर अचानक ही जिद करने लगते हैं, तो मूड स्विंग होता है उनका। तो उसे कहा जाता है कैप्रिशियस, मनमौजी या सनकी।
सिनोनिम्स हो सकते हैं वेरिएबल, फिकल, इम्पल्सिव या अनप्रिडिक्टेबल, और एंटोनिम्स हो सकते हैं स्टेबल, कांस्टेंट, स्टेडी या अनचेंजिंग। एग्जाम्पल देखिए, हिज सन इज वेरी कैप्रिशियस। उसका बेटा बहुत ही मनमौजी है। सन की वर्ड भी यूज कर सकते हैं, पर यहाँ पर मनमौजी वर्ड ज्यादा सुटेबल है। आप सेंटेंस देखकर उसका हिंदी में मीनिंग या इंग्लिश में मीनिंग या फिर सिनोनिम्स और एंटोनिम्स चूज कीजिएगा। आपको जब भी वर्ड दिया जाएगा तो खाली वर्ड नहीं देंगे एग्जाम में, एक सेंटेंस में वर्ड दिया जाता है। नेक्स्ट वर्ड है रेटिफाई। रेटिफाई का यूज एज अ वर्ब किया जाता है और मीनिंग है प्रमाणित करना या पुष्टि करना। स्पेशली ये लॉ टर्म में या किसी एग्रीमेंट में काफी यूज किया जाता है। इंग्लिश में मीनिंग होता है साइन और गिव फॉर्मल कंसेंट टू अ ट्रीटी, कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट, मेकिंग इट ऑफिशियली वैलिड। किसी भी एग्रीमेंट को ऑफिशियली वैलिड करना, पुष्टि करना उसकी कि ये होगा ही। सिनोनिम्स हो सकते हैं कंफर्म, अप्रूव, सैंक्शन या एंडोर्स, और एंटोनिम्स हो सकते हैं डिनाई, डिस्ट्रॉय, डिसएग्री या डिसअप्रूव। एग्जाम्पल देखिए, आउट ऑफ 10, 7 countries have now ratified the agreement। 10 में से अब 7 देशों ने समझौते की पुष्टि कर दी है। नेक्स्ट है डिसिडेंस। डिसिडेंस का यूज एज अ नाउन करते हैं। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान दीजिए, कुछ कुछ वर्ड्स के मैंने प्रोनाउंसिएशन भी आपको लिख कर दिए हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगा है कि उनका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा डिफिकल्ट है और सही प्रोनाउंसिएशन करना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ वर्ड्स के हैं, कुछ के नहीं हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, ये पर्पसफुली किया गया है। देखते हैं डिसिडेंस वर्ड के बारे में। डिसिडेंस वर्ड का यूज नाउन की तरह किया जाता है और मीनिंग होता है मतभेद या असहमति। The act of publicly disagreement with criticizing the government or a powerful person or group। किसी भी गवर्नमेंट को या पावरफुल पर्सन या ग्रुप को ओपनली क्रिटिसाइज करना, उसके लिए हम डिसिडेंस वर्ड का यूज करेंगे। असहमति या मतभेद। सिनोनिम्स हो सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट, डिसअकॉर्ड या डिसएग्रीमेंट, और एंटीनिम्स हो सकते हैं एग्रीमेंट, अकॉर्ड या हार्मनी। एग्जाम्पल देखिए, इफ देयर इज एनी डिसिडेंस प्लीज कॉन्टेक्ट अस एंड वी विल सॉल्व इट इमीडिएटली। यदि कोई मतभेद है, असहमति है, तो कृपया हमसे संपर्क करें, हम इसे तुरंत हल करेंगे। नेक्स्ट है हैपलेस। हैपलेस वर्ड बहुत कॉमन भी है और कभी कभी एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है। इसका यूज एज एन एडजेक्टिव किया जाता है। मीनिंग होता है अभागा या बदकिस्मत, अनलकी और एंड यूजुअली अनहैप्पी। सिनोनिम्स देखें, अनफॉर्चुनेट, अनलकी या लकलेस, और एंटोनिम्स हो सकते हैं लकी, ऑस्पिशियस या अपॉर्चून। Example, the hapless passengers were stranded at the airport for 3 days। अभागे यात्री 3 दिनों तक एयरपोर्ट तक फंसे रहे। अभागे या बदकिस्मत, कोई भी वर्ड आप यूज कर सकते हैं, बट हैपलेस का मीनिंग होता है इंग्लिश में अनलकी एंड यूजुअली अनहैप्पी। नेक्स्ट है सैबोटैज। अब इसे सैबोटैज नहीं प्रोनाउंस कीजिएगा, इसलिए मैंने प्रोनाउंसिएशन लिखा है सैबोटैज। एज अ वर्ब यूज किया जाता है। रिसेंट टाइम में न्यूज़पेपर में आपने काफी बार इस वर्ड को नोटिस किया होगा। सैबोटैज, तोड़ फोड़ करना, टू डैमेज और डिस्ट्रॉय इक्विपमेंट, वेपन्स और बिल्डिंग्स इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द सक्सेस ऑफ एन एनिमी और कॉम्पिटिटर। किसी भी चीज की तोड़ फोड़ करना, किसी मूर्ति की, स्पेशली न्यूज़पेपर में आपने जब पढ़ा होगा ना सैबोटैज वर्ड, तो वो किसी मूर्ति को लेकर पढ़ा होगा। अभी रिसेंटली किसी कंट्री में एक महात्मा गांधी की मूर्ति में तोड़-फोड़ कर दी गई थी, तो उसके लिए भी सैबोटैज वर्ड का यूज़ किया गया था न्यूज़पेपर में। सिनोनिम्स देखते हैं डिस्ट्रॉय, डिसरप्ट, wreck या डैमेज, और एंटोनिम्स होते हैं हेल्प, सपोर्ट, एक्सेलरेट। एग्जाम्पल देखिए, द रिबल्स हैड ट्राइड टू सैबोटैज द ऑयल पाइपलाइन। विद्रोहियों ने तेल पाइपलाइन में तोड़-फोड़ की कोशिश की थी। सैबोटैज का एक और मीनिंग होता है, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि
जब भी सेंटेंस हो, उसी में वर्ड दिया जाता है, उसी में से आपको वर्ड मीनिंग निकालना होता है या सिनोनिम्स और एंटोनिम्स चूज़ करने होते हैं। तो यहाँ पर सैबोटाज का एक और मीनिंग जो बहुत ही फेमस है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो मैं आपको बता रही हूँ, वो है नाकाम करना। दोनों ही मीनिंग्स एक दूसरे के अपोजिट आप सोच सकते हैं। पहला था कि तोड़-फोड़ करना, और अभी जो मैं आपको बता रही हूँ, नाकाम करना। To intentionally prevent the success of a plan or action. Synonyms: hamper, hinder, interrupt, और antonyms हो सकते हैं protect, defend या guard. Intentionally किसी प्लान को, किसी एक्शन को नाकाम करना, विफल कर देना. This was a deliberate attempt to sabotage the ceasefire. यह युद्ध विराम को नाकाम करने का एक जानबूझकर किया गया प्रयास था. नेक्स्ट वर्ड है रेगनेंट. रेगनेंट का यूज एज एन एडजेक्टिव किया जाता है और मीनिंग होता है प्रबल होने वाला. इसका मीनिंग होता है हैविंग द मोस्ट इन्फ्लुएंस एट द प्रेजेंट टाइम और एट द पर्टिकुलर टाइम. किसी भी प्रेजेंट टाइम में या पर्टिकुलर टाइम में उसका बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस होना, उस चीज़ का, उस बिलीफ का, उस आइडिया का, आइडियोलॉजी का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव होना. तो उसके लिए रेगनेंट का वर्ड का यूज़ किया जा सकता है. सिनोनिम्स हो सकते हैं प्रिवेलिंग, कॉमन या पॉपुलर, और एंटोनिम्स हो सकते हैं लीस्ट, इंफीरियर या लिमिटेड. सेंटेंस देखिए. दिस इज द आइडियोलॉजी दैट इज रेगनेंट इन इंडिया. यही वह विचारधारा है जो भारत में प्रबल होने वाली है. तो यहाँ पर प्रबल होने वाला, यह एक एडजेक्टिव है, विशेषण है. बेनिग्नेंट, ये बहुत कॉमन वर्ड है और इसका यूज एज एन एडजेक्टिव किया जाता है, जिसका मीनिंग होता है सौम्य या कृपालु. इंग्लिश में डेफिनेशन होती है हैविंग और मार्क्ड बाय सिंपैथी एंड कंसिडरेशन फॉर अदर्स. जानते हैं इसके सिनोनिम्स: बेनेवलेंट, कंपैशनेट, गुड हार्टेड, और एंटोनिम्स हो सकते हैं एट्रोशियस, बार्बरिक या ब्रूटल. एग्जाम्पल देखिए. प्रिंसेस डायना had a benignant reputation and was loved for her caring treatment of others. राजकुमारी डायना की कृपालु प्रतिष्ठा थी और दूसरों की देखभाल करने के लिए उन्हें प्यार किया जाता था. नेक्स्ट वर्ड है डिसर्न. डिसर्न का यूज एज अ वर्ब किया जाता है और मीनिंग होता है पहचानना. कोई भी चीज जो क्लियर नहीं थी, अस्पष्ट थी, और उसको आप जान लें, तो उसके लिए डिसर्न वर्ड का भी यूज कर सकते हैं. इंग्लिश में डेफिनेशन देखिए. टू सी, रिकग्नाइज और अंडरस्टैंड समथिंग दैट इज नॉट क्लियर. आइए जानते हैं सिनोनिम्स. अंडरस्टैंड, कॉम्प्रिहेंड, ग्रास्प या एप्रीहेंड, और एंटोनिम्स हो सकते हैं इग्नोर, नेग्लेक्ट या ओवरलुक. एग्जाम्पल. इट इज डिफिकल्ट टू डिसर्न द ट्रुथ. सत्य को पहचानना कठिन है. नेक्स्ट वर्ड है इम्प्रिमाटर. इम्प्रिमाटर का यूज एज अ नाउन किया जाता है और मीनिंग होता है अनुमति. Official permission to do something that is given by a person or group in a position of power. तो उसके लिए imprimatur. इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखिएगा. सिनोनिम्स हो सकते हैं अप्रूवल, परमिशन या सैंक्शन, और एंटोनिम्स हो सकते हैं डिसअप्रूवल, डिसफेवर या क्रिटिसिज्म. एग्जाम्पल. द प्रोजेक्ट कैन नॉट गो अहेड विदाउट द imprimatur ऑफ द ट्रेजरी. राजकोष की अनुमति के बिना परियोजना आगे नहीं बढ़ सकती. सो इम्प्रिमेटोर आप नॉर्मल अनुमति के लिए यूज नहीं करेंगे. अनुमति जब किसी पावरफुल व्यक्ति या ग्रुप के द्वारा आपको दी जाए, ऑफिशियल परमिशन, तो उस समय आप इम्प्रिमेटोर वर्ड का यूज करेंगे. नेक्स्ट है फेसेट. बहुत कॉमन वर्ड है, आपने काफी पढ़ा भी होगा. फेसेट का मीनिंग होता है रुख या पहलू, और इसका यूज एज अ नाउन किया जाता है. वन पार्ट ऑफ अ सब्जेक्ट, सिचुएशन एटसेट्रा दैट हैज मेनी पार्ट्स और लेयर्स. सिनोनिम्स देखिए. एस्पेक्ट, साइड, फीचर या पार्ट, और एंटोनिम्स हो सकते हैं बैक या रेयर. एग्जाम्पल. शी हैज सो मेनी फेसेट्स टू हर पर्सनैलिटी. उसके व्यक्तित्व के कई पहलू हैं, कई रुख हैं. नेक्स्ट वर्ड है रिफ्रैक्टरी.
इसका यूज़ एज एन एडजेक्टिव किया जाता है और मीनिंग होता है हठीला या अड़ियल, जो बात ना माने, राइट? मीनिंग डिफिकल्ट टू कंट्रोल, अनविलिंग टू ओबे। सिनोनिम्स हो सकते हैं स्टबर्न या विलफुल, और एंटोनिम्स हो सकते हैं ओबीडिएंट या सबमिसिव। छोटे बच्चों के लिए भी आप रिफ्रैक्टरी वर्ड का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, द स्टोर ओनर डिसाइडेड टू फायर द रिफ्रैक्टरी वर्कर्स हु वर डिफिकल्ट टू मैनेज। स्टोर के मालिक ने अड़ियल कर्मचारियों को निकालने का फैसला किया, जिन्हें संभालना मुश्किल था। नेक्स्ट वर्ड है टेटॉन्ट। टेटॉन्ट, इसे सही प्रोनाउंस कीजिएगा, टेंटे नहीं, टेटॉन्ट। यूज होता है नाउन की तरह और मीनिंग होता है दो देशों के संबंध सुधारना। इंग्लिश में डेफिनेशन देखिए, एन इम्पॉर्टेंट इन द रिलेशनशिप बिटवीन टू कंट्रीज दैट इन द पास्ट वर नॉट फ्रेंडली एंड डिड नॉट ट्रस्ट ईच अदर। अब यहाँ पे आपको याद आ रहा होगा इंडिया पाकिस्तान के बीच जो रिलेशन है, या इंडिया चाइना के बीच रिलेशन है, तो अगर हम उनको सुधारने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर दो देशों के संबंध सुधारना, इसके लिए हम टेटॉन्ट वर्ड का यूज कर सकते हैं। सिनोनिम्स हो सकते हैं एग्रीमेंट, कॉम्प्रोमाइज या कॉपरेशन, और एंटोनिम्स हो सकते हैं डिस्ट्रप्टिव, एंटीपैथी या हॉस्टिलिटी। एग्जाम्पल देखें, द टॉक्स आर एम्ड एट फर्दरिंग detente between the two countries। वार्ता का उद्देश्य दोनों देशों के बीच के संबंध सुधारना है। तो ये हैं आज के 15 वर्ड्स जो हमने वीडियो में सीखे। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो भी इन वर्ड्स को जानना आपके लिए बहुत अच्छा है। आपकी इंग्लिश इंप्रूव होती है, आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होगी, एनरिच होगी। सो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और शेयर भी ज़रूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि तभी आपको हमारे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन इमीडिएटली मिलेंगे। आपने अगर पहले के 2 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ है, उन्हें भी ज़रूर देखिएगा। टिल देन मैं नेक्स्ट वीडियो में Have a nice day. कुछ और Bye bye. वर्ड्स के साथ आऊंगी। टिल देन हैव अ नाइस डे। बाय बाय।